हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। तो उससे पहले मैं बताऊं आपको, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितना भी पार्ट था, ठीक है, कि कैसे आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं फंक्शंस, कौन से नेगेटिव होते हैं, कैसे हमारे कोस से साइन चेंज होता है, साइन से कोस चेंज होता है, और एंगल से रिलेटेड हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, और पॉलिनोमियल फंक्शंस के एक दो न्यूमेरिकल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स, टी रेशियोज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है बेटा? इट इज अ फंक्शन हुज वैल्यू इज कांस्टेंट रेज टू द पावर ऑफ अ वेरिएबल। क्या बोल रहा है ये? कांस्टेंट रेज टू द पावर। देखो फंक्शन को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ एक्स से। तो ये जो फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रेज टू द पावर एक्स। बहुत डिटेल में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आपको जितना पता होना चाहिए वो सुन लीजिए। ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 होता है, एंड a जो है 1 नहीं होता, क्योंकि 1 अगर आपके पास आता तो 1 की तो आप कितनी ही पावर कर लो, आंसर तो 1 ही आता है ना, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। डोमेन जो हम इनमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी पुट कर सकते हैं x की जगह पर, और जो आंसर्स आएंगे आपके, वो आंसर्स आएंगे आपके पास 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है सबको? क्योंकि अगर देखो आपका सवाल हो सकता था मैम आंसर्स नेगेटिव क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रखते हो ना, a की पावर मान लीजिए -3 रख दिया, 1/a⁴, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू बनेगा, इसलिए इसका आंसर हमेशा आपके पास क्या है? पॉजिटिव। 1 में a⁴ हो गए, तो 0 टू इंफिनिटी आपके पास क्या है? रेंज। अब जो दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आते हैं इसके अंदर वो है, एक तो आपके पास है ग्रोइंग के लिए, यानी फंक्शन आपके पास ग्रो कर रहा है, जैसे ये मान लो ऐसे है, ठीक है। एक आपके पास जो है बेटा इस तरीके से होगा, मान लीजिए जो ये जो है फंक्शन है a⁴x, ठीक है। x की अलग अलग वैल्यूज आप यहां से पुट करते जा रहे हैं, जो आंसर आपके आ रहे हैं फंक्शन के f(x) के या y अगर आप पुट करें इधर, ये x हो गया, तो सारे पॉजिटिव है। देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, तो सारे वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, क्या होगा? ये बढ़ता ही जाएगा, और x की वैल्यू नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? ये घटता चला जाएगा, लो। ठीक है। और एक दूसरा ग्राफ क्या है, वो आपके पास होता है इस तरीके से, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, ये फंक्शन हो गया f(x), ठीक है, ये हो गया आपके पास x। यहां पर a की वैल्यू बेटा किससे किसके बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में, क्योंकि देखो a ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो यहाँ 0 से 1 के बीच में भी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। मैंने लिख दिया 1/2, 0.5 की पावर x, इस तरह का कोई फंक्शन अगर है तो क्या होगा? x की पावर आप बढ़ाते जाओ, ठीक है। देखो किस तरफ आपके पास कैसे वेरी करेगा। जब आपके पास नेगेटिव पावर है तो ये बढ़ेगा, और जब पॉजिटिव पावर है तो ये घटेगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे ग्राफ्स कैसे काम करते हैं। क्लियर है सबको? इसमें एक और जो ग्राफ आपके पास आता है वो आता है ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब ई की आप बात करते हैं, ई का वैल्यू कितना होता है? ई का वैल्यू होता है आपके पास 2.718, 2.718। तो सम कांस्टेंट का पावर है, अगर मैं ई की पावर एक्स कर रही हूँ तो ये सम कांस्टेंट का पावर में एक्स कर रही हूँ, तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से ही बनेगा। देखो ये है भी क्या? 0 से बड़ा है ना, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में नहीं है, तो ये ग्राफ क्या होगा? इस तरीके से ग्रो करेगा, जैसे आपके पास ये बना था इधर, ये वाला। समझ में आ गया? यस मैम। आप अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख लेना, जैसे पॉजिटिव पुट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव पुट कर रहे हो, तो आप देखोगे किस तरीके से ग्राफ का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है। मैम हाँ बोलो। जो इंक्रीजिंग जब इंक्रीज हो रहा होगा तो उसमें जो वैल्यू होगी वो माइनस में जो होगी वो छोटी होगी। देखो अगर आपकी वैल्यू, अगर मैं 1 2 3 ऐसे रखती हूँ, a⁴1, a⁴2, a⁴3, बढ़ रहा है ना? ये बढ़ रहा है नहीं? यस मैम। आपके पास 2 है, वो कुछ भी नंबर है आपके पास कांस्टेंट है, उसका पावर है 2 की पावर 3, 2 की पावर फिर आप कर रहे हो
4 5 6 तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है आपके पास, स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा। अपना माइक ऑफ रखिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा, पावर्स बढ़ रही है तो इस तरीके से। और अगर आप पीछे जा रहे हैं जैसे -1 -2 -3, a की पावर -1 1/a 1/a², 1/a³, अगर आप पावर ले रहे हैं घट रही है, -3 तो घट रहा है ना, समझ में आया। ऐसे ही सेम टू सेम चीज है यहाँ पर, अब रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पर क्या है 1/2 0.5, ठीक है। अब इसका अगर आप पावर बढ़ा रहे हैं, जैसे 1/2 का पावर मैं कर रही हूँ -1, 1/2 का पावर कर रही हूँ -2, 1/2 का -3, तो क्या हो रहा है बेटा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 3, 3। अब ये इस तरफ बढ़ रहा है और इस तरफ आप जाएंगे 1/2 की पावर 1, ठीक है। यानी बेसिकली आप कर रहे हो 1/2 की 1, 1/2², 1/2³ डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ रही है तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया इस बात कैसे ये चल रहा है, ठीक है भाई। यस मैम, यस मैम। ये इतना आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ आगे आया तो आप जब कोर्स करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ध्यान रखें, ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है 2.718 होता है। अब बात आती है लॉगरिथमिक फंक्शन की। बच्चों को समझ में नहीं आता लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कंसेप्चुअल तरीके से। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपके पास नेचुरल लॉग, कितनों के माइक ऑन है, अपने माइक ऑफ रखो बेटा। एक होता है आपके पास क्या, कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग में क्या होता है, जैसे किसी भी वेरिएबल का अगर मान लो x है, किसी भी नंबर का वेरिएबल को मैं x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि भाई इसका लॉग x ऑन द बेस e, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। और किसी भी नंबर का लॉग ऑन द बेस 10, जैसे इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग ऑफ x ऑन द बेस e, लॉग ऑफ x ऑन द बेस 10, ठीक है। जब आपके पास बेस e है तो नेचुरल लॉग, और जब आपके पास बेस 10 है तो हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। समझ में आई बात। अब देखो इससे इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने अभी लास्ट टाइम ना 11th का सेकंड टर्म में पढ़ा रही थी। माइक ऑफ रखो या मैं माइक ऑफ करूं, माइक ऑफ रखें सभी, ठीक है। तो यहाँ पर तब बच्चों को नहीं पता था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो कि उनको पता होना चाहिए था तब तक। तो आज सुन लो, कभी मुझसे दोबारा ये सवाल नहीं करना, ठीक है, कि आप लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग बेस ई x, दिस इज इक्वल टू 2.303 इंटू में लॉग बेस 10x, ठीक है। अब आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर बेस ई में करना है या बेस 10 में करना है तो इसको आपको यूज करना है। क्लियर सबको। अब मतलब क्या होता है, देखो दो वैल्यूज हमेशा याद रखेंगे लॉग में, लॉग बेस 10 2, दिस इज इक्वल टू 0.3010, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. आपके पास लिख सकते हो इसको 3, और एक है लॉग बेस 10 3, दिस इज इक्वल टू 0.47, लगभग आप इसको 0.5 ले सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो आप ये वैल्यूज, नहीं तो आप एक्यूरेट पुट कर सकते हैं। ये कितना है 3010, समझ में आ गया। यस मैम। ये वैल्यूज दोनों रट लो, ये पता होनी चाहिए कि log 2 तो बहुत ज्यादा यूज होता है, आपके पूरे कोर्स में यूज होगा। दूसरा, इसका मतलब क्या है, इसका सवाल हो सकता है ना मैम क्या है लॉग, जरूरत क्या है लॉग की, क्या मतलब है लॉग का। अब इसका एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 8 पावर 3 8 होता है। इसको हम बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं रिजल्ट। ये क्या हो गया रिजल्ट, ये आपके पास क्या हो गया पावर, और ये हो गया आपके पास बेस। इन दोनों को जब मैं चेंज कर देती हूँ ना तो मेरे पास लॉग लिखते हैं हम कैसे, लॉग रिजल्ट लिखते हैं आप यहाँ पर, बेस आप लिखेंगे 2 और दिस इज इक्वल टू योर पावर। ये लिखने का तरीका है, रीशफलिंग है, कि 2 की मैं कितनी पावर करूं कि रिजल्ट मेरे पास 8 आ जाए। मैम आप माइक बंद कर दो। यस। अब की बार अगर आवाज आई तो बंद करते हैं, ठीक है। मैं 2 की कितनी पावर करूं कि मेरे पास रिजल्ट 8 आए, यही लॉग है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं अगर आपको दूं लॉग ऑफ 10 ऑन बेस 10, ये आपके पास 1 है,
इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 10 1 है। 10 की पावर 10 1। की पावर में कितनी करूं कि मेरे पास रिजल्ट 10 आए? ठीक है, मैम अब 1 अगर मैं पूछूं लॉग ऑफ बेस 10 100, बताओ 10 की मैं कितनी पावर 10 करूं कि मेरे पास 100 आए? 10 मैम 2 2। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, मतलब ये तो आपको इजी इजी दिख रहा है, ऐसे ऐसे नंबर्स के आप पावर्स चेक कर सकते हैं जो वैसे डायरेक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। अभी तो मुझे देख के समझ में आ गया 10 की पावर 200 है, मान लो कुछ भी रैंडम नंबर दे दूं 373, तो 10 की कितनी पावर करूंगी 373 आएगा। तो ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए लॉग हेल्प करता है। मैम आप माइक ऑफ कर दो। यस मैम। ठीक है, तो लॉग बड़ी कमाल की चीज है। अरे कहाँ गया होस्ट मैनेजमेंट? तो समझ में आया लॉग का मतलब क्या है, कैसे हम लोग लिखते हैं इसको। अब यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं लॉग बेस 4, लॉग ऑफ 4 ऑन बेस 0, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 की कितनी पावर करूं कि 4 आ जाए? 0 की कितनी पावर करूं कि 4 आ जाए? लिखो जरा चैट में, 0 की पावर कुछ भी कर लो 4 आ ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। बेस 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, लॉग ऑफ 4 ऑन बेस 1, एक की कितनी पावर करूं कि 4 आ जाए? एक की कितनी पावर करूं कि 4 आ जाए? एक की पावर 4 कर लो, 5 6 7 कुछ कर लो, 4 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस 0 नॉट पॉसिबल। अब ये जो आप अंदर नंबर लिख रहे हैं, मैंने तो माइक ऑफ कर दिया था अभी। माइक तो ऑफ है। नहीं नहीं, कुछ और ही दिक्कत है इसमें, और कुछ भी ऐसा हरकत होता है क्लास में तो बंदा आता है जस्ट इग्नोर। अच्छा, दूसरा अभी अपना सभी माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो क्या कहाँ थी मैं, हाँ, कि हम x का वैल्यू, ये जो 4 5 6 7 है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लॉग बेस कुछ भी है, और यहाँ मान लीजिए आपके पास क्या नंबर, हाँ जी, आवाज आ रही है ना? अब तो तुम चैट पे भी नहीं बता सकते। लॉग x, यहाँ बेस कुछ भी है, जो ये x है बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव है। किसका माइक ऑन है बेटा ये? हाँ जी, अभी बोलो बच्चों। मैम इसको आउट कर दो ना क्लास से। कौन है बेटा, नाम बताना। मैम एस कर दो इसको। तो ये कौन बात कर रहा है? नहीं तो फिर माइक ऑफ करने के बाद भी कैसे आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ हैकर। नहीं हैकर, गूगल मीट हैक कर दिया। हाँ जी, तो ये याद रखिए, जो x है बेटा ये ऑलवेज पॉजिटिव है। लॉग फॉर नेगेटिव वैल्यूज डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप देखो यहाँ इसका पावर में कितना रेज करूं कि ये नंबर आए। तो कोई भी अगर आप बेस ले रहे हैं, 2 ले रहे हो, 10 ले रहे हो, या रैंडम 5 ले रहे हो, इनकी कितनी पावर आप रेज कर रहे हो, मान लो 2 या -2 या -3, -2 अगर आपने नेगेटिव पावर कर दिया 2 की पावर -2, तो वो भी तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। आपने पॉजिटिव पावर कर दिया, वो भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो आपके पास जो x होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव है।
लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं होता, ये बात ध्यान में रखेंगे सभी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको नोट डाउन करा रही हूं, ठीक है, उनको लिख लीजिए। पहला प्रॉपर्टी है जैसे कि लॉग ऑफ m इंटू एन बेस ई के ऊपर, जब भी ऐसे प्रोडक्ट में दिखे आपको तो आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ m ऑन बेस ई प्लस में log of n on base e। सेकेंड प्रॉपर्टी log of base e m by n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, log of base e m माइनस में log of base e n। अगर डिवीजन में है तो दोनों में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। थर्ड आपके पास क्या है, log बेस मान लीजिए कुछ भी n है और नंबर यहाँ m है, log of m on base n, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय में log इधर m और इधर n आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये नंबर्स उल्टे हो जाते हैं। आगे चलते हैं, log ऑफ बेस e m का पावर x, ठीक है, कुछ भी बेस है, यहाँ e की बात कर रही हूँ मैं, अगर e बेस है यहाँ पर m का पावर x या कुछ भी बेस होता, अभी मैं e से आपको सारी बातें बता रही हूँ, सभी दूसरे जो बेसिस है उन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर m की पावर x, log ऑफ m की पावर x बेस e, यहाँ पर जो पावर है वो आगे आ जाता है, log बेस e m। फिफ्थ, अगर मैं log बेस e 1 बाय m करती हूँ तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हो log बेस e m का पावर -1 आगे चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा log बेस e m। समझ में आया। फिर आपके पास 6 प्रॉपर्टी है, log ऑन e की पावर x, बेस क्या है, e की पावर x और नंबर क्या है m। जब आपके पास यहां पर पावर था तो आगे आ रहा था, लेकिन बेस में अगर कुछ पावर है उससे डिवाइड कर दीजिए, 1 बाय x, ठीक है, log बेस e m। आगे चलते हैं, अगला प्रॉपर्टी है log ऑफ 1 बाय y, 1 बाय x ऑन बेस 1 बाय y, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log y x। कैसे लिख सकते हैं इसको, आप क्या लिखोगे, देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया था ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log 1 बाय y, ये x हो गया। अब मैंने ये भी आपको करके बताया था, इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ log x, y की पावर -1, और बेस की पावर से आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो log माइनस x, नीचे आ गया y, तो और माइनस एक आएगा इसके आगे वाला और एक आएगा इसके आगे वाला, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बन गया, log ऑफ x ऑन बेस y। क्लियर है सबको। ये सभी प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए बेटा। आगे चलते हैं, अगला जो है आपके पास log ऑफ y बेस x इंटू में log ऑफ x बेस y, ये क्या हो जाएगा, 1। आप इसको ब्रेक कर सकते हो, देखो इस तरीके से, इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ y बेस x इंटू में 1 बाय में log ऑफ x y, तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रॉपर्टी है, आपके टेस्ट में भी एक प्रॉपर्टी आया था शायद इसमें से, तो अगला है बेटा, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि मान लीजिए ये log है, ये बेस e है, ये x है, तो मैं x का सॉरी ये मान लीजिए y है, तो y का ये e का मैं कितना पावर करूं कि रिजल्ट x आ जाए, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आया, क्या होता है e का, यानी बेस का मैं कितना पावर करूं कि x आ जाए, तो ये एंटी लॉग वगैरह भी लेना आपको आना चाहिए। फिर आपके पास रिजल्ट आता है, ये वाला आपका प्रॉपर्टी आया था शायद टेस्ट में, log ऑफ x ऑन बेस e। अगर मुझे किसी और बेस में इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखती हूँ, log ऑफ x ऑन बेस 10 डिवाइडेड बाय में log ऑफ e ऑन द बेस 10। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये मैंने ex में दिखाया, हो सकता है ऐसे हो आपके पास log ऑफ m ऑन बेस n, इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ m ऑन बेस e डिवाइडेड बाय में log ऑफ n ऑन बेस e। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया था अभी, लास्ट क्वेश्चन शायद यही था। तो यहां तक आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला,
दूसरा, ठीक है, पावर वाला, और ये वाला, ठीक है, ये वाले आपको याद होने चाहिए बेटा। हाँ जी, अभी बोलो, समझ में आया? नो मैम। समझ में नहीं आया? समझ में आ जाएगा, उसको एक बार दोबारा गो थ्रू हो जाना। अभी तो देखो मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिखवाया है, कैसे मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं, कैसे डिवीजन में है तो उसको माइनस में लिख सकते हैं, कैसे हम उनके बेसिस को और नंबर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है इसको दोबारा से रिपीटेड में देखना, समझ में आ जाएगा। आगे मैम चलते हैं, रिपीटेड मिल जाएगा आपको जल्दी ही, कल तक मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की, इसको लगा के देख लेते हैं प्रॉपर्टीज को। देखो log of 2 on base 10 आपको दे रखा है, log of 3 on base 10 आपको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 0.4771, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ log of 36 on base 10। तो इस तरह को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? log of 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 का स्क्वायर ऑन बेस 10। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपके पास कुछ पावर है, यहाँ नंबर के ऊपर कुछ पावर आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ log 6 ऑन बेस 10। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ log 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 ऑन बेस 10। अब जब मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको आप तोड़ सकते हैं, क्या? log of 2 ऑन बेस 10 प्लस में log of 3 ऑन बेस 10। अब ये दोनों वैल्यूज आपको पता ही है, 0.3010, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू में 0.3010 प्लस में 0.4771। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका प्रॉपर्टीज हेल्प करती हैं सॉल्व करने में। अगर क्लियर है तो जरा थम्स अप कर दो, कैसे ब्रेक करना है, कैसे रूल्स को यूज करना है। तो ये जो मैंने टिक किया है इनको तो दिमाग में रखें, प्रोडक्ट वाला, डिवीजन वाला और पावर वाला, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है सबको? ओके, तो एक्सपोनेंशियल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लॉग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है बेटा? कोई भी मैं पॉइंट दे दूं, मान लो अर्पिता है, अर्पिता यहां खड़ी है, तो मैं उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करूं? मान लीजिए मुझे बताना है दीप्ति को कि अर्पिता कहाँ है, मैं कैसे बताऊंगी? मान लीजिए मुझे बताना है दीप्ति को कि अर्पिता कहाँ है, उसका पोजीशन किसी की विद रिस्पेक्ट टू तो बताना पड़ेगा ना, कि वो ताजमहल के पास खड़ी है, ठीक है, या फिर वो मॉल में खड़ी है, या मॉल के आगे खड़ी है, मॉल के गेट के पास खड़ी है, या थिएटर में खड़ी है। कोई ना कोई एक रेफरेंस है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप बता रहे हो, ठीक है। यहां जब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जब हम बात करते हैं तो वो हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इसका पोजीशन बताएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, इसको हम 0,0 लिखते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कॉमा, मान लीजिए x1 है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये x1 है, और ये कितना है? y1। x1 कॉमा y1 ऐसे लिख सकती हूँ कि ये इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? इस ओरिजिन से इस पोजीशन को जोड़ने वाला जो एक डायरेक्ट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब दीप्ति का पोजीशन वेक्टर मैं बता सकती हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने कि यहां से यहां तक क्या वेक्टर है। अब एक वेक्टर आ गया आपके पास, समझ में आई ये बात सबको? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? अच्छा, आप मुझे पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाइए। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ ये आप लोगों ने जो कंपोनेंट्स तोड़ना सीखा था तब भी देखा था। मान लीजिए अगर ये आपके पास है तो इसका कंपोनेंट इधर, ये जो डिस्टेंस है, जैसे इसने दिखा रखा है कितना है ये x1, ठीक है, ये x1 है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है? y1। ये y1 है तो ये भी आप y1 बोल सकते हो। आपको क्या पता है कि ये जो y1, ये जो डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर ये y1 है, तो आप इसको y1 बोल सकते हो ना। तो आप मुझे बताइए, क्या इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट नहीं है क्या ये वेक्टर? ये ए वेक्टर मान लो। क्या मैं ए वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकती
x1 i कैप प्लस में y1 j कैप, देख सकते हैं ना कंपोनेंट्स की फॉर्म में, इन दोनों का रिजल्टेंट है। इसको आप एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वेक्टर है x1 i कैप, ये वेक्टर है y1 j कैप। इन दोनों का वेक्टर सम अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट आ रहा है। समझ में आई बात? तो अब मेरे को कुछ चीजें जो आपको सिखानी है, जैसे पोजीशन वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना, कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके पूरे सिलेबस में यूज होगा। जैसे इसका अगर मैं आपको बोलूं कि मैग्नीट्यूड निकालो, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, मुझे क्या चाहिए था, उसका x1 कोऑर्डिनेट और y1 कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए था। तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। कोस 90 0 होता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। दो अगर वेक्टर्स के बीच में आपको 90 एंगल दिखता है तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो अब अगर मुझे इसका डायरेक्शन निकालना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी करते हैं बेटा, माइकॉन भी करेंगे। समझ में आया? तो पोजीशन वेक्टर लेना क्या, आपको दिमाग में सीधा कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं ना, आप समझ सकते हो कि वो कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के साथ हैं, तो आप उसका वेक्टर भी लिख सकते हो, आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, और आप उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। अच्छा, मैं अगर 3D सरफेस की बात करूं, मतलब 3D कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास है, मान लो ये कोई भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अब यहां से ये हो जाएगा। अब इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक x1, एक y1, एक z1। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ एक वेक्टर को, क्या, x1 i कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1 k कैप। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए पॉइंट का। ये आपके पास x है, ये सॉरी y है, ये आपके पास x है, और ये आपके पास क्या है, z है। क्लियर है सबको? बर्थडे सेलिब्रेशन बाद में कर लेना बेटा, एक बार मैं भी सेलिब्रेट कराऊंगी आपका बर्थडे। क्लियर है ये चीज सबको? अच्छा, मैं आपको अगर एक क्वेश्चन देती हूँ, बताओ मुझे, मान लीजिए ये आपके पास है ऐसे एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट है -3 1, इसका मुझे पोजीशन वेक्टर बताइए क्या होगा, टाइप इट। इसका मुझे पोजीशन वेक्टर बताओ कितना होगा, टाइप कीजिए। जिसका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेटा, आफ्टर क्लास आपको अच्छे से विश करते हैं। -2, ये इसका क्या होगा बेटा, देखो इस दो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए ना, एक तो आपके पास ये हो गया, ये आपके पास क्या है, -3 i कैप, ये क्या आपके पास j कैप। तो आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, अगर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे इसका, तो कैसे लिखेंगे बेटा, -3 i कैप प्लस में j कैप, सिंपल। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, मैग्नीट्यूड √- -3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक जाने से पहले आपको ट्राइंगल लॉ याद है? मान लो आपके पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और मान लीजिए ये आर वेक्टर है। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता था, ये मान लो आर वेक्टर है, ट्राइंगल लॉ कहता था कि ए प्लस में आर दिस इज इक्वल टू बी। ये था ना कि दो आपके पास इन द ऑर्डर जो डायरेक्शन है, उनका जो वेक्टर सम है दैट इज इक्वल टू दी थर्ड साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर में लिया हुआ है। ठीक है, तो आर क्या होगा, आर क्या हो जाएगा, बी माइनस में ए, यही होगा। आर क्या हो जाएगा, बी माइनस में। अब मैं बार बार ऐसे लगा के नहीं देखूंगी, क्योंकि आप आगे रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह के जो चैप्टर्स हैं वो करेंगे, तो वहां आपको सीधा आना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया P, ये मैंने बोल दिया क्या Q, और मान लीजिए ये मैंने इधर कर दिया ऐसे, और आपको ये R निकालना है कितना है। तो हमेशा याद रखो, जब टेल से टेल दो वेक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको ये तीसरा वेक्टर निकालना है जो कि यहाँ हेड, जिसका हेड जहां हेड जुड़ा है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो पहले वाला, P माइनस Q दिस इज इक्वल टू R। जैसे दोबारा मैं आपको देती हूँ, मान लो ये आपके पास C है, ये आपके पास D है, ठीक है, और आपको निकालना है ये वेक्टर, ये ऐसे। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए R वेक्टर है, तो R वेक्टर क्या होगा बेटा, जहां टेल से टेल अगर दो वेक्टर जुड़ा है, तो जहां ये हेड जुड़ा वहां जो वेक्टर है C माइनस में D। आप चेक कर सकते हो ट्राइंगल लॉ से। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि P प्लस R इक्वल्स टू Q है,
तो P माइनस में Q कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको लेना आना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पे हम इससे कैसे मूव करेंगे। ये लीजिए, मान लो मैं आपको बोल दूं कि एक कोई क्लास में बच्चे का नाम ले लेते हैं, पीयूष। पीयूष इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला गया है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे मूव किया है। वो अपने दोस्त को पॉपकॉर्न देने जा रहा है, यहां से उठा यहां तक आया। तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया बेटा वो क्या है, वो यही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब आप कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दे दूं, यहाँ पर यहां मैं बोल दूं आपको, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये है 1 और 4, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास है 4 और 1। ठीक है, तो आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। क्या होगा, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। 4 माइनस में 1, x में से x माइनस करो, ये x कॉम्पोनेंट है, ये x कॉम्पोनेंट है, तो 4 माइनस में 1 i कैप प्लस 1 माइनस में 4 j कैप। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आई जे की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है ये चीज, राइट? कि यहां अगर कोऑर्डिनेट आपको दिया था, अब कोऑर्डिनेट को छोड़ो, हम थोड़ा थ्योरी पे चलते हैं इसकी, कैसे आया ये हटा दो, ये नहीं पता मुझे क्या है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, जो मैंने आपको बताया इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये ओ मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा ओ ए, मान लेते क्या है R1। अब ए से बी पे गया, इसको हमने ले लिया R1, ए से बी पे गया, इसको ले लो क्या बेटा आप R2। ये आपके पास क्या हो गया, OB। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ जी ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो OB क्या हो जाएगा आपके पास R2। ठीक है, अब मुझे बता दो कि AB क्या होगा। ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको दिख रहा है कि ए से बी गए, पहला R1, इसको मान लो R1 प्लस R इक्वल्स टू R2। क्या लिखोगे आप, R1 प्लस में R इज इक्वल टू R2। R कितना हो जाएगा बेटा, R2 माइनस में R1। और डायरेक्ट भी मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, टेल से टेल दो वेक्टर कनेक्टेड है, जहां हेड कनेक्टेड है, ये सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर माइनस कर दो, R2 माइनस में R1। क्या यही नहीं आ रहा क्या? तो प्रैक्टिस के साथ इसको आपको निकाल के नहीं देखना, आपको सीधा देखना है। अगर अच्छा मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए, तो ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो थर्ड वेक्टर जो है ये अगर मुझे निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू, जहां ये इसका हेड से हेड टच किया, R2 माइनस में R। ठीक है, अब देखो R2 पोजीशन वेक्टर क्या है, इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये आपके पास है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x1 y1। R2 पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है 0 0। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, x2 i कैप। R2 कैसे लिखोगे, x2 i कैप प्लस में y2 j कैप, जैसे हम लोगों ने यहाँ पीछे किया था, दोनों कंपोनेंट्स को ब्रेक किया था यहाँ पर x1 y1 में, ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ ब्रेक कर लिया। R1 को कैसे लिखोगे, x1 i कैप प्लस में y1 j कैप। अब मुझे निकालना था R क्या है बेटा, R2 माइनस में R1, दिस इज इक्वल टू व्हाट। अगर मैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप करूं, माइनस में x1 i कैप प्लस में y1 j कैप, तो ये क्या बन रहा है फाइनल रिजल्ट, ये नहीं बन रहा है क्या, x2 माइनस में x1 i कैप प्लस में y2 माइनस में y1 j कैप। क्या मैंने आपको कोऑर्डिनेट से यही नहीं बताया था, आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस देना है। जहां से आप जहां गए, आप यहाँ आपके एक कोऑर्डिनेट है मान लो 1 1, और आप पहुंच गए कहाँ 2 3, तो आपको क्या करना है, x2 माइनस में x1 i कैप, y2 माइनस में y1 j कैप। ऐसे आपके पास क्या मिल जाएगा, उनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, आप इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते? आपके पास एक वेक्टर आ गया, आपके पास वेक्टर क्या है, ये रिजल्टेंट ही एक तरीके से। अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड निकालो,
तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा इसके अंदर? यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपके पास मान लो कुछ भी आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप, कुछ भी जनरल, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये प्लस में ये, और इन दोनों के बीच में i और j के बीच में एंगल क्या होता है? 90 तो मैं लेती ही नहीं। जब एंगल आपको 90 दिख रहा है ना, तो आपको सिर्फ कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना चाहो अगर आप ए बी डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होगा? ये वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इतनी तो बात है। समझ में आया कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, कैसे पोजीशन वेक्टर निकालना है, कैसे उनका मैग्नीट्यूड निकालना है और कैसे उनकी डायरेक्शन निकालनी है। समझ में आ गया? हाँ जी बेटा, आ गया समझ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना समझ में आ गया। चलो, तो यहां तक हमारा जो मैथमेटिकल टूल है वो कंप्लीट हो गया बेटा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ इसी से रिलेटेड, मुझे बताओ। चलो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मुझे बताओ, एक पॉइंट है आपके पास ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? -1, 2। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए ए बी कितना होगा? सभी बच्चे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कितना होगा? या फाइनली कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे बताएं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा बेटा? देखो मैथमेटिकल टूल बहुत बड़ा है, हम लोगों ने तो कुछ कुछ पार्ट्स टच करे हैं जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। तो जैसे जैसे कंपटीशन का तैयारी बढ़ता जाएगा, बहुत सारी चीजें नई आप सीखते जाओगे। सभी बच्चे मुझे आंसर निकाल के बताएंगे कैसे निकालोगे। ए बी, ए से बी, मैं क्या बोल रही हूँ? ए बी पोजीशन वेक्टर, तो इनिशियल पोजीशन हो गया ए, फाइनल पोजीशन हो गया बी। ठीक है, कितना है आपका आंसर? 2 -1 आई कैप, कितना हो जाएगा बेटा? 2। देखो ये कोऑर्डिनेट है, ये है x2, ये है y2, ये है x1, ये है y1। तो आपको क्या करना है? फाइनल कोऑर्डिनेट x वाले और फाइनल में से इनिशियल माइनस करना, x में से x, y में से y। तो 2 -1, दिस इज आई कैप। ठीक है, प्लस में क्या आएगा? 3 - 2 j कैप। ये क्या हो जाएगा? 3 आई कैप प्लस में j कैप। समझ में आया सबको कैसे निकालना है? पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे। हो सकता था कि यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट होते, मैं एक और नंबर दे दूं अगर आपको, यहाँ पर Z3 या Z2। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है ना आपके पास कि 3D में रखा है, तो सेम चीज चलेगा, बस यहाँ पर एक चीज और आ जाएगा, Z2 - Z1 इंटू में k कैप, अगर आप 3D पे चले गए हो। समझ में आया? अगर मैं अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपको पूछूं कि मैग्नीट्यूड कितना है, बता देना। 3 3 9 + 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √10। अगर मैं इसका डायरेक्शन पूछूं तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे? 3 आई कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि a कैप इज इक्वल टू क्या होता है? a वेक्टर बाय में a का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? आप सबको गलती नहीं करोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह सब निकाल दोगे। ओके, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। अरे यार, एक सेकेंड रुको बेटा, दोबारा शेयर कर रही हूँ। अभी दिख रहा है सबको स्क्रीन? ठीक है, अच्छा ये बताइए क्वेश्चन, राइट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अक्यूट एंगल थीटा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल कर लेंगे। अटेंडेंस आपका साथ में लग रहा है बेटा, अटेंडेंस आपका चल रहा है, आप जब क्लास छोड़ोगे वो टाइम भी आ जाएगा। राइट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अक्यूट एंगल, पहले का बताए cos 270 माइनस में थीटा कितना होता है? प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ कोस पॉजिटिव है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और घूम के दोबारा पहुंच गए 360 पे आ गए।
पहले का आंसर कितना होगा, cos 270 माइनस में थीटा। यस, थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर 90 या 90 का ओड मल्टीपल 90 या 90 का ओड मल्टीपल है, जैसे 270 क्या है 3 टाइम्स ऑफ 90 ना, ठीक है। 270 को हम 3 पाई बाय 2 भी लिखते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले चेक करो क्या क्वाड्रेंट कौन सा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। और 270 की वजह से क्योंकि 90 का मल्टीपल है तो आपके पास कोस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आगे पे आओ, कोस 90 प्लस में थीटा। तो सबसे पहले तो देखो 90 और 90 प्लस में थीटा आपको जब भी दिख रहा है तो कोस का साइन तो बनेगा, साइन तो बनेगा। फिर देख लो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है कोस, सेकंड में। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव साइन थीटा, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं, कोस पाई बाय 2 माइनस में थीटा। अब भी चेंज होगा लेकिन ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोस का पहले बनेगा साइन थीटा, लेकिन इसका एंगल क्या, ये साइन के आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव है बेटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा, यू आर कमिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर फोर्थ आ गया आपके पास क्या, साइन पाई बाय 2 माइनस में थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन पाई बाय 2 माइनस में थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और आपके पास 90 और 90 के मल्टीपल आपको दिख रहा है तो साइन कोस में बदल जाएगा। पहली बात देखो, ऐसे कंफ्यूज नहीं हो, पहला स्टेप क्या करो, पहला स्टेप तो ये देखो कि आप क्वाड्रेंट कौन से में जा रहे हो। पहला स्टेप देखो क्वाड्रेंट कौन से में जा रहे हो, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले आगे साइन लगा लो कि आपके पास जो वैल्यू आएगी साइन की, क्योंकि इसका साइन देखना होता है ना हमको। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव है साइन। अब साइन क्या साइन रहेगा, चेक करो 90 और 90 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, साइन नहीं रहेगा, साइन का कोस हो जाएगा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को। तो सबसे पहले आप करो क्या, आप फंक्शन देखो, फंक्शन फिर आप देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उस क्वाड्रेंट में वो गिवन फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और फिर उसके बाद देखो कि क्या वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि साइन 2 पाई प्लस में थीटा, बताओ क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस में थीटा। तो सबसे पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 2 पाई होने की वजह से साइन नहीं बदलेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो ये आपका आंसर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। क्लियर सभी बच्चों को।